स्वागत है आपका। आप सबको पता है कि हम इंडियन पॉलिटी की पॉइंटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंटर सीरीज़ में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तमाम गवर्नमेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस देखने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं अपना। राज्यपाल, जैसे हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, ठीक है, ऐसे ही हमारा जो राज्यपाल हैं वो क्या है, एक नॉमिनल हेड है, कह सकते हैं। तो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। जिस तरीके से जो यूनियन में जो रोल प्ले प्रेसिडेंट करते हैं, उसी तरीके से स्टेट में जो रोल प्ले होता है वो किसका होता है, हमारे गवर्नर का होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके जो इलेक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं और ना ही वो इनडायरेक्ट होते हैं। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनके इलेक्शंस को हम डायरेक्ट करा देते तो क्या होता, तो वो सीएम के कंपटीशन में आ जाते, ये मानो। तो फिर कह सकते हैं ना कि एक साथ दो लोग पावर में होते तो कहीं ना कहीं सीएम की जो वैल्यू वो कम हो जाती। ठीक है, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो निर्माता थे उन लोगों ने सोचा कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो हमें क्या रखना चाहिए, अपॉइंट टाइप की रखनी चाहिए, कि प्रेसिडेंट इनको क्या करें, अपॉइंट करें। ठीक है, एक चीज़ ये पॉइंट याद रखना है। जो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनकी जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 155 के तहत होती है। ठीक है, नेक्स्ट इनको जो अपॉइंट कौन करता है, मैंने अभी आपको बताया कि अपॉइंट कौन करता है, इनका इलेक्शन करता है। इनके जो अपॉइंट जो करता है वो कौन करता है, इनका प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अब इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो इनकी जो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 157 में इनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। इनके पास में दो तरीके की क्वालिफिकेशन होती है, ये मानो। एक कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, और कुछ होती है कन्वेंशनल, जो चली आ रही हैं। तो कुछ कन्वेंशनल देख लेते हैं। तो कन्वेंशनल में होता है कि सीएम जब भी किसी स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, मतलब अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू, तो वहाँ के सीएम से परमिशन लेनी होगी, मतलब वहाँ से कंसल्ट करना होगा कि ये इस फलाने व्यक्ति को हम नियुक्त करना चाह रहे हैं। तो सीएम उस पर अपनी कंसल्ट देगा, क्योंकि सीएम के साथ ही तो मिलकर काम करना है ना, और कह सकते हैं ना कि वो एज ए उनका साथी की तरह काम करना है। ठीक है, उनके साथ उनके सहयोग, आपस में दोनों को सहयोग होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, हम सीएम ही कंसल्ट करते हैं। एक कन्वेंशनल एक प्रोविज़न और है कि जहाँ का जिस स्टेट में, जैसे हम यूपी की बात करते हैं, हम यूपी में जो भी गवर्नर को नियुक्त करेंगे वो यूपी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम स्टेट का होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, फेवर वाली बात आ जाएगी। तो कोशिश ये की जाती है कि आउटसाइडर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ब्रेक भी कर दी गई हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वालिफिकेशन है वो है हमारी 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए हमारी, और क्या होना चाहिए, वो हमारा इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। ठीक है, इतना सीख लिया। चलो, एक नया नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि 7th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसने बताया था कि जो कोई भी गवर्नर होगा वो एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट या एक से ज़्यादा यूटीज़ का भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि जो इसकी ओथ है, जो इसकी जो ओथ है वो आर्टिकल 159 के तहत होती है, और जो इसकी ओथ है वो कौन दिलाता है, वो रिलेटेड स्टेट का जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट, वो उसको ओथ दिलाता है, किसको, गवर्नर को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाते हैं। अब इनकी कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन है, कि कौन बंदा गवर्नर नहीं बन सकता। ठीक है, कोई भी एमएलए या एमपी हो वो गवर्नर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता का मतलब कि जब वो गवर्नर बन जाएंगे तो उन्हें एमएलए या एमपी के पोस्ट से रिज़ाइन करना होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है आपको कि गवर्नर के जितने भी अलाउंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी उनको प्रिविलेज मिली होती हैं, वो डिटरमाइन करती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, और इनके पास में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब वो सरकारी सैलरी नहीं उठाने वाले होने चाहिए। ठीक है, और वैसे भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम डिसाइड होती रहती है। ठीक है, एज ए पूरे क्लैरिफाई होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है। इनका टेन्योर देख लेते हैं। इनका जो टेन्योर होता है हमारा वो कितना होता है, 5 साल होता है। ठीक है, बट इसमें भी कंडीशंस होती हैं। बट क्या होती है, इसमें भी
कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती हैं? ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के बेसिस पर होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक उनके प्लेजर पर हैं, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कि अगर इनको कभी भी हटाया जाता है तो ये कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इनके बेसिस ये नहीं है कि कोर्ट चले जाएं कि मुझे हटा दिया गया, ठीक है, तो जस्टिसेबल नहीं है इनकी पोस्ट। और एक नेक्स्ट पॉइंट इसका ये भी हो सकता है कि अगर ये अपना रिज़ाइन अगर देना चाहते हैं तो ये अपना रिज़ाइन किसको देंगे? ये अपना रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक है। इतना सीख लिया आपने। अच्छा जी, एक चीज़ और आपको जाननी है कि जो इनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, मतलब इनके पास में क्या है? विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। ये गवर्नर के पास है, ये प्लस पॉइंट है, जबकि प्रेसिडेंट के पास में विवेकाधीन शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, ठीक है। अब क्या है इनके पास में? संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ क्या हैं कि ये अपना कोई जो बिल है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं। उन्हें बोलेंगे कि मेरे पास ये बिल आया, मैं इसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, रखना चाहता हूँ। तो कौन से आर्टिकल के तहत रखते हैं? आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट एक सीख लेते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं कि प्रेसिडेंट रूल मतलब किसी स्टेट में लगाने के लिए, जैसे यूपी में है तो गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि मेरे यहाँ का जो शासन है यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, कुछ ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। इनके पास में क्या होती है? ऑटोनोमस, ठीक है, पावर होती हैं, मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं हमारे, उनको रेगुलेट करने की पावर किसके पास होती है? हमारी गवर्नर के पास होती हैं। जैसे आदिवासी एरिया हुए, ठीक है, आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाऊंगी भी। और ये टाइम टू टाइम जो CMC इंफॉर्मेशन को मांग भी सकते हैं। चलिए जी, कुछ और पावर देख लेते हैं इनके पास में, ठीक है। प्रेसिडेंट से तो कुछ कम ही पावर होती है, ठीक है। इनके पास जैसे प्रेसिडेंट के पास में क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर होती है, इनके पास नहीं होती है। मिलिट्री पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है, इनके पास नहीं होती है। और जैसे इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी पावर भी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, इनके पास नहीं होती है। जुडिशरी पावर देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी, ठीक है, हमें जैसे सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं इनमें किसी के जज का ट्रांसफ़र या प्रमोशंस वगैरह कराना होता है तो ये कौन करता है? गवर्नर करता है। और लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अगर कोई और जजेस, मतलब और किसी जुडिशरी मैटर में काम देखना होता है तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नर प्लस स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वो तीनों मिलकर इस काम को करते हैं, ठीक है जी। और एक चीज़ और देख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास में क्या होता है, ठीक है, मृत्युदंड को माफ़ करने की पावर होती है। बट ये जो गवर्नर होते हैं इनके पास में पावर नहीं होती है, ठीक है। इतना सीख लिया, ठीक है। अब थोड़ी सी इनके फाइनेंशियल पावर के बारे में देख लेते हैं कि जितनी भी स्टेट मिनिस्ट्री होती हैं जो ग्रांट मांगती हैं, ठीक है, तो वो किसकी परमिशन से होती हैं? हमारी गवर्नर की परमिशन से होती हैं। जो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन है उनको भी नियुक्त करने का कार्य किसके पास होता है? हमारा गवर्नर के पास होता है। अब थोड़े लेजिस्लेटिव पावर भी देख लेते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर में देखेंगे कि 1/6 मेंबर, कितने? 1/6 मेंबर किसके? विधानसभा के, ठीक है। कौन नियुक्त करता है? हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन नियुक्त करता है? हमारे गवर्नर नियुक्त करते हैं। और पहले एक एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त करते थे, लेकिन अभी कुछ अमेंडमेंट हुआ, बताइएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा ये चीज़ एंग्लो इंडियन को नियुक्त करने की हटा दी गई है। चलिए, अब इनके पास में ऑर्डिनेंस पावर भी है। कौन सा आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है? 213। जबकि बताना ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट के पास कौन से आर्टिकल के तहत है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अब कुछ इनके पास में पार्डनिंग पावर है। जो पार्डनिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल में दी हुई है? आर्टिकल 161 में दी गई है। कौन सा आर्टिकल? 161 में दी गई है। जबकि प्रेसिडेंट की जो पावर है, पार्डनिंग पावर, वो कौन से आर्टिकल में? 61 में है, ठीक है। चलिए, आप पार्डनिंग पावर में देख लेते हैं कि इनके पास में डेथ को
डेथ सज़ा को माफ़ करने की पावर नहीं है, जो आर्म फोर्स को पार्डन करने की पावर नहीं है, ठीक है। बाकी उनकी सेम पावर ऐसी हैं जैसी प्रेसिडेंट के पास थी, ठीक है, जो लेकिन स्ट्रिक्ट लॉ से रिलेटेड। चलिए अब कुछ और पावर्स को देख लेते हैं, जैसे पार्डन। पार्डन मतलब सज़ा को माफ़ कर देना, ये इनके पास पावर है। एक है इनके पास में पावर कम्यूटेशन पावर है। इस कम्यूटेशन पावर में क्या होता है कि चेंज, वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर सज़ा है उसके पनिशमेंट को चेंज कर सकते हैं, उसके नेचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके टाइम पीरियड को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पावर है रिमिशन की। रिमिशन में क्या होता है कि टाइम पीरियड तो चेंज हो जाता है लेकिन उसका जो टाइप है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है मेरी रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या करते हैं हम, रेस्पाइट में होता है मेरा कि रिड्यूसिंग डिग्री ऑफ द पनिशमेंट, कि जो उसकी डिग्री है पनिशमेंट की वो चेंज हो सकती है, जैसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, जैसे दिव्यांग हुआ कोई, ठीक है, उस सेंस में। और एक है रिप्राइव पावर, जिसमें क्या कर सकते हैं वो टेम्परेरी डिले कर सकते हैं किसी भी सज़ा को। अब कुछ हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम वीटो पावर। इनके पास में कौन कौन सी वीटो पावर होती है? एब्सोल्यूट वीटो पावर होती है, वो किसी भी बिल को होल्ड कर सकते हैं। सस्पेंसिव वीटो पावर हो सकती है, मतलब वो किसी भी बिल को रिटर्न कर सकते हैं बट मनी बिल को छोड़कर। पॉकेट वीटो, किसी भी बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं। पॉकेट वीटो गवर्नर से रिलेटेड बुक्स में नहीं दी हुई है लेकिन होती है इनके पास में। रिजर्व कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 200 के तहत। और क्या होगा इनका कि अगर ये किसी बिल को रिजर्व कर लेते हैं तो फिर अगर वो दोबारा रिजर्व कर लेते हैं किसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। और जैसे एक चीज़ और याद रखिएगा इसमें कि जैसे अगर ये किसी बिल को भेजते हैं विधानसभा के पास कि ये लीजिए कि आप इसको रिकंसिडर करके भेजिएगा, तो फिर क्या होगा कि अगर उन्होंने भेजा वापस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इनको परमिशन देनी ही होगी, जैसे प्रेसिडेंट को देनी होती है, ठीक है। चलिए जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, संविधान के मसौदों में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, क्यों? ठीक है, ये पूछ रहा है कि उनका इलेक्शन क्यों नहीं कराया गया राज्यपाल का, तो क्यों छोड़ दिया गया? इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम इलेक्शन करा देते तो क्या होता, तो इसका तात्पर्य है कि एक दूसरा निर्वाचन, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से क्या समझता? बड़ा समझता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये भी मैंने बताया था कौन होता है इसका? राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किसके तहत होती है? 155 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर तथा लद्दाख क्या बन गए? 2 अलग अलग यूटी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत में संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन क्या है? तो क्या है? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष, डिस्कस कर चुके हैं। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, ये भी डिस्कस किया था हमने। आर्टिकल 157 के अंतर्गत राज्यपाल की क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसमें भी सही कथन बताना है, देखते हैं क्या है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बाद जिस भी न्यायाधीश का नंबर आता है, मतलब वो ज्येष्ठतम होगा, के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया संविधान में कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 159 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राज्यपाल को जो शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित सही कथन है, देखते हैं। वह भारत के
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, वह एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, सही है। तीसरा, सामान्यतः वह 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन किसके प्लेजर पर रहता है? प्रेसिडेंट के प्लेजर पर रहता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहता है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए जी, सही कथन देख लेते हैं। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, मतलब संविधान में नहीं दिया हुआ है ये किस तरीके से हटाया जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन बताना है हमको। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्यवाही, ठीक है, संस्थित नहीं की जाएगी, सही बात है। दूसरा बोल रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। कम क्यों नहीं किए जाएंगे? बताइए। कम इसलिए नहीं किए जाएंगे कि अगर फिर क्या हो जाएगा, वो जिसलिए कठपुतली हो जाएगा ना, वो तो उसको लगेगा कि मेरे मतलब जितनी मेरी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं ये कम हो जाएंगे, तो क्या करेगा? इनको बचाएगा और एज ए काम करेगा जो भी सेंटर बोलेगी। वैसे काम वैसा करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ तरीके से नजर आएगा। फिर जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्य का राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। ये बता देना है कि एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसा प्रावधान किया गया था? बताइएगा, डिस्कस किया हमने। उपलब्धि और भत्ते होंगे, इसे उस राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी राज्य के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ क्या है? ठीक है, देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये सारी क्या हैं इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है, ठीक है। देखते हैं कब कब। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। नेक्स्ट, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया था कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 200 के तहत। नेक्स्ट, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिए गए। तो अब पूछ रहे क्या होगा? तब क्या होगा? जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में दिया हुआ है गवर्नर से रिलेटेड? तो आर्टिकल 213 में। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? राज्य की विधायिका द्वारा, ठीक है। चलिए, सही कथन बताना है राज्यपाल से रिलेटेड। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, सही बात है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, सही है। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। और नेक्स्ट, उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये भी हमने डिस्कस किया है। कथन एंड कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। कथन बोल रहा है हमारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, गलत बात है, ठीक है। उनको सिविल मामलों में उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कारण बोल रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के लिए पदच्युत किया जा सकता है, ये भी कारण सही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? ए गलत है और आर सही है। कुछ सही कथन है, ये सीख लेते हैं जरा। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता, ये भी सही है। और तीसरा बोल रहा है, एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना देनी आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, वेतन और भत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, किससे दिए जाते हैं? हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं राज्य के संचित निधि के द्वारा। जो राज्यपाल जो हमारा जो है उत्तरदायी होता है, किसके प्रति होता है? हमारा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, कौन?
राज्यपाल। हमने बताया था ना कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कार्य करता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है राज्यपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, कौन बनी जी? हमारी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी? यूपी की। इसीलिए हमें 13 फरवरी को हम महिला दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी, कौन थी? हमारी पद्मजा नायडू। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? हमारी सरोजिनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, तमाम स्टेट्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो ये स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। जैसे राजस्थान में कुछ हुआ तो वो क्वेश्चन पूछ लिया गया, यूपी में कुछ हुआ तो वो पूछ लिया गया, ठीक है। तो आप जिस स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा गौर दीजिएगा, बाकी लोगों के लिए वो इतने रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, कौन थे वो? रघुकुल तिलक थे। तो ये राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, ठीक है, या उसे हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। तो ये सरकारी आयोग 1983 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, जिसका कोई राजनीतिक जुड़ाव ना रहा हो हाल फिलहाल के दिनों में, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।